नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर YouTube क्लास पर। और मैं गौरव भाई आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों आपके लिए हम रोज नियमित रूप से YouTube पर लाइव क्लास सामाजिक विज्ञान के लेके आते हैं, जिसमें एक ही क्लास में आपको चार चार सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलता है, जिसमें हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, चाहे हो ज्योग्राफी, सभी का मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों उसी क्रम में क्लास को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री महाकाल। और बात करें YouTube की, तो YouTube की जो ये PDF है ये आपको कहां मिलेगी? उसके लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता है, द विनर्स इंस्टीट्यूट, जहां पर लिखा होगा YouTube क्लास PDF। ठीक है, ये इसका इमेज है, आप इसको ध्यान रखें। साथ ही साथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेशन वाला भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे कहानी को बढ़ाते हैं दोस्तों। और ये रहा आज आपका कुछ नोटिफिकेशन है आपके लिए, जैसे वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की स्पेशल, ये सभी मैराथन क्लासेस हैं जो 10 अगस्त को संडे को आयोजित होगी। और इन सभी क्लासेस का टाइमिंग और सब कुछ डिटेल आपके सामने है। मैराथन क्लास रहेगी साइंस की, मैथ्स की, ज्योग्राफी की एंड हिस्ट्री की। ये सभी क्लासेस दोस्तों आपको मिलेगी। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, तो फटाफट से आंसर दे दीजिए। पहले क्वेश्चन का क्या रहेगा? निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? चलो भैया सभी लोग फटाफट, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। और कहानी को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लगाइए पहले क्वेश्चन का आंसर और आप लोग आंसर दीजिए, जब तक मैं जो है इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा कर देता हूं। और हम चलें, अगर बात करें फर्स्ट, तो दोस्तों यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ नाम है, मैं थोड़ा इनको हिंदी में लिख दूं ताकि आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ सके। ये है मरकरी मतलब बुध, मार्स मतलब हिंदी में हो जाएगा मंगल ग्रह, यहीं पर है आपका वीनस, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, और एक है दोस्तों सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। अब मैं एक एक के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से समझा देता हूं। पहले हम पढ़ लेते हैं दोस्तों बुध के बारे में कि बुध क्या है, बुध ग्रह की क्या कहानी है। देखिए बुध ग्रह की अगर मैं बात करूं तो यह सौर मंडल में, सोलार सिस्टम में, सौर मंडल में अगर आप देखेंगे तो सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट है। और सूर्य के सबसे निकट पूछे कौन, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह ही बुध है। अब अगर निकट है तो सबसे पहले क्या लगा लेता होगा? परिक्रमा। इसकी परिक्रमा सबसे फास्ट है, तो पूछे परिक्रमा सबसे अधिक सबसे कम समय में, सबसे कम समय में। और परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है कौन? बुध। कितने दिन में लगा लेता है? मात्र 88 डेज। कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? मात्र 88 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता है। साथ ही साथ बुध की ही बात करें दोस्तों तो इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। मैं यहां वायुमंडल की बात करूं तो यहां पर वायुमंडल का भी अभाव है। ठीक है, वायुमंडल का भी यहां पर क्या है? अभाव, यानी कि एटमॉस्फेयर भी यहां एब्सेंट है, वायुमंडल का भी अभाव है। और क्या इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट ये है कि बुध ग्रह में तापांतर बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ मेरिनर 10 यहां भेजा गया था एक कृत्रिम उपग्रह, और कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था मेरिनर 10, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बुध की जानकारी है। किसकी जानकारी दोस्तों? बुध ग्रह की। ठीक है, अब आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में बताएंगे। हम और थोड़ा आगे चलते हैं, हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे शुक्र की। शुक्र क्या है? शुक्र ग्रह के बारे में समझते हैं दोस्तों। यह सूर्य से क्रम में, सूर्य से अगर आप क्रम में देखेंगे तो दूसरे स्थान पर है। लेकिन सौर मंडल में बड़ा ग्रह कितने नंबर का है? तो बड़े ग्रह की अगर मैं बात करूं तो बड़े नंबर पर दोस्तों ये है आपका छठवां बड़ा ग्रह। कितना बड़ा ग्रह है? छठवां बड़ा ग्रह। क्या विशेषता है शुक्र ग्रह की? तो शुक्र ग्रह की अगर आप विशेषता देखते हैं, सर्वाधिक सर्वाधिक घूर्णन काल है, सर्वाधिक घूर्णन काल है, यानी सबसे बड़ा घूर्णन काल। अपनी जगह पर घूमना, अपनी ही जगह पर घूमना सबसे ज्यादा समय लगाता है कौन दोस्तों? शुक्र। शुक्र को अपनी जगह घूमने में लग जाते हैं 243 दिन।
शुक्र को अपनी ही जगह पर घूमने में कितने दिन लग जाते हैं? 240 डेज, यानी अपनी ही जगह पर घूमने में 243 दिन लगाता है। यानी यहां का एक दिन और एक रात लगभग लगभग 121-22 दिन का एक दिन और 121-22 दिन का लगभग एक रात होता है। इतना इसका समय जो है लगता है दिन और रात होने में। वहीं मैं बात करूं दोस्तों, उल्टा परिक्रमा करता है। कैसी परिक्रमा करेगा? उल्टा। शुक्र ग्रह जो है यह परिक्रमा सभी ग्रहों की तुलना उल्टा घूमता है, पूर्व से पश्चिम। कैसा घूमता है ये? पूर्व से पश्चिम। फिर मैं बात करूं उपग्रह की, तो इसके कोई सैटेलाइट नहीं है। वायुमंडल की बात करें तो यहां वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस है CO2। कौन सी गैस है? CO2। और CO2 गैस ज्यादा होने के कारण यह गर्म ग्रह है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह पूछे कौन, तो सबसे ज्यादा दोस्तों गर्म ग्रह आपका कौन सा है? शुक्र है। और डिटेल अगर आप देखना चाहे तो मैं मंगल के बारे में बता देता हूं। मंगल ग्रह सूर्य से अगर आप क्रम में देखेंगे तो क्रम में तो दोस्तों चौथे नंबर पर है, लेकिन बड़े की बात करें तो बड़े में 7वें नंबर पर है। बड़े में दोस्तों 7वें नंबर पर है। फिर आगे चलोगे, क्या विशेषता है मंगल की? मंगल एक लाल ग्रह है, रेड प्लेनेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। और आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इस ग्रह का रंग लाल है। फिर बात करें उपग्रह की, तो इसके दोस्तों दो उपग्रह है। एक का नाम है फोबोस, तो वहीं दूसरे का नाम है डीमोस। दूसरे का नाम दोस्तों डीमोस है। मंगल ग्रह पर भेजा गया 2013 में भारत की तरफ से, और भारत की तरफ से दोस्तों मंगल यान भेजा गया था। क्या भेजा गया था? मंगल यान भेजा गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपन क्लास एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन में जब आप आंसर देखोगे तो आपको आंसर कम से कम, मैं पहले ही क्वेश्चन की बात करूं, कम से कम आपको 50 आंसर मिल जाएंगे। यानी डिटेल भी फुल मिलेगी, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे मिलेंगे, और एक क्लास में 4-4 सब्जेक्ट कवर करने का मौका मिलेगा। और आगे देखो, आगे चलें तो शनि के बारे में। शनि कैसा ग्रह है? तो दोस्तों शनि की अगर मैं बात करूं तो यह सौर मंडल में क्रम में अगर मैं बात करूं तो क्रम में यह आता है कितने नंबर पे? क्रम में आता है 6वें नंबर। कितने नंबर पर? 6वें नंबर पर। लेकिन बड़े में बात करूं तो यह सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है, और इसके चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। चारों ओर 7 इसके रिंग पाई जाती है। और दोस्तों ये गैस का गोला है, गैस का गोला है, और इसे गैस का दानव भी कहते हैं। गैस का दानव भी कहते हैं। ऐसा ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है, सबसे कम घनत्व है, सबसे कम डेंसिटी है। ऐसा ग्रह अगर जिसे पानी पर रखा जाए तो तैरने लग जाएगा। कौन सा? शनि। और शनि के अगर मैं उपग्रह की बात करूं दोस्तों, तो सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह अगर किसी के हैं तो वो है 146। किसके हैं? शनि के। इतनी सारी चीजें आप कर रहे हो। अब बात यह हो रही है कि सर पृथ्वी के आकार के निकट हम किसे माने? तो आप किसको मानोगे? शुक्र ग्रह को। किसको मानोगे दोस्तों? शुक्र ग्रह को। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहा गया है शुक्र को। शुक्र को दोस्तों पृथ्वी की बहन भी कहा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस जिसने भी आंसर सी लगाया है उन सब का आंसर सही है, लेकिन जिन्होंने गलत लगाया उनका गलत है। नाराज ना हुए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के प्रस्तर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। बताइए, सबसे ज्यादा क्रस्ट पर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन और हाइड्रोजन। 4 गैसेस की बात हो रही है, और क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ज्यादा पाया जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का थोड़ा और आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं इसको समझता हूं। अगर हम बात करें तो मैं पहले ब्रह्मांड की बात करता हूं। ब्रह्मांड में दोस्तों सर्वाधिक गैस, ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस अगर कोई सी है तो वो कौन सी है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस है हीलियम। कौन सी है दोस्तों? हीलियम। लेकिन यहां ब्रह्मांड की तो बात हो ही नहीं रही है। यहां मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं, वायुमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है?
तो पृथ्वी के वायुमंडल में अगर मैं सबसे ज्यादा गैस की बात करूं तो पृथ्वी के वायुमंडल में दोस्तों सर्वाधिक गैस अगर है, सर्वाधिक गैस, और पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस है वो है दोस्तों नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा वायुमंडल की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं तीसरे पॉइंट की तरफ आपको लेके चलूं कि बताओ भैया भूपर पर्टी पर, भूपर पर्टी पर सर्वाधिक गैस, और भूपर पर्टी पर सर्वाधिक गैस अगर कोई सी है तो वो दोस्तों ऑक्सीजन ही है। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। तो सर क्या आंसर लगा दे? आंसर आप लगाएंगे ए, और जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं सबका ए सही है, सबका ए सही है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ए है राइट आंसर होगा। अगर यहां आपसे ऐसा ना पूछते हुए ऐसा पूछ ले कि पृथ्वी के क्रस्ट में ज्यादा क्या पाया जाता है, पृथ्वी के क्रस्ट में ज्यादा क्या पाया जाता है। अब यहां है दोस्तों भू परपर्टी, जिसे आप कहते हैं भूपरपर्टी। भूपरपर्टी के बाद आता है आपका मेंटल, मेंटल प्रवार, और लास्ट में है कोर, और सबसे ऊपर क्या है? क्रस्ट। सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? क्रस्ट। अब ये क्या है? तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ये क्या है दोस्तों? ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इंटीरियर ऑफ अर्थ। और पृथ्वी की अगर मैं आंतरिक संरचना की बात करूं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तीन भाग में। एक को आप कहोगे दोस्तों भूपरपर्टी, एक को आप कह दोगे मेंटल, और एक को कह दोगे कोर। अब कहानी यह है कि जो भूपरपर्टी है वो किससे बना हुआ है? तो भैया भूपरपर्टी बना है सियाल से। किससे बना है? सियाल। अब सियाल को आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे सी आल। मेंटल किससे बना है? सीमा से। किससे बना है? सीमा से। कोर किससे बना है? कोर बना नीफे से। कोर किससे बना है? नीफे। अब ये क्या होता सर? तो इनको बता देता हूं। अगर आपसे सियाल का मतलब पूछे तो यहां एस आई बराबर है सिलिकॉन, एस आई बराबर है सिलिका, और वहीं दोस्तों ए एल बराबर है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। वहीं आपसे पूछे सेम एस आई बराबर तो सिलिका, एस आई बराबर सिलिका, और यहां एम ए का मतलब बताया गया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। यहां एन आई का मतलब है दोस्तों निकेल, क्या है? निकेल। और एफ ई मतलब फेरस, एफ ई मतलब फेरस, और फेरस मतलब आयरन, लोहा। समझे बात को? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आप कुछ इस प्रकार से आंसर लगा सकते हो, और राइट आंसर ए होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भूमि को लगभग दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। भारतीय भूमि को दो बराबर भागों में विभाजित करता है कौन? प्राइम मेरिडियन लाइन, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन। क्या सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, और बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आप आराम से इसका आंसर बना सकते हैं। अब क्या सही होगा उसमें मैं चर्चा करता हूं। देखो, अगर हम भूपरपर्टी की बात करें, सॉरी हम अगर पृथ्वी की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? पृथ्वी की। तो हमने पृथ्वी की बात की। अब यहां अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी को हमने कुछ इस तरीके से बना लिया। अब हमें पृथ्वी को अगर दो भागों में बांटना है, अगर हमें पृथ्वी को दो भागों में बांटना है तो बांट देंगे कुछ इस प्रकार से। और यहां ये जो पृथ्वी है ये दो भागों में बट चुकी है, जिसके लिए हमने खींची 0 डिग्री। क्या खींची दोस्तों? 0 डिग्री। सर ये 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री एक लाइन है जिसे 0 अक्षांश कह सकते हैं, जिसे आप 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं, और दोस्तों इसी को 0 डिग्री भूमध्य भी कह सकते हैं। इसी को आप 0 डिग्री भूमध्य भी कह सकते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। लेकिन क्वेश्चन भारत का पूछा गया है, और यहां से मैं अगर ऐसे लाइन खींच दूं तो यहां भारत पड़ता है, और भारत को दो भागों में बांटती है कर्क रेखा। भारत को दोस्तों दो भागों में बांटती है, ये भारत है, और भारत को दो भागों में बांट रही कौन? कर्क रेखा। तो भारत को दो भागों में बांटती है
कर्क रेखा। अब यहां बात यह है कि अगर कर्क रेखा दो भागों में बांट रही है तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती? कर्क। उसमें एक राज्य है दोस्तों गुजरात, फिर आता है आपका राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद आएगा एमपी, एमपी से लगा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ही लगा है झारखंड, झारखंड से लगा है त्रिपुरा और त्रिपुरा से लगा है मिजोरम, त्रिपुरा से लगा है मिजोरम। इन राज्यों से होते हुए दोस्तों कर्क रेखा गुजर जाती है। और क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि किस जोन को क्या कहते हैं, देखो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है किसे क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। ये है दोस्तों पृथ्वी मान लो, ठीक है, ये हमने पृथ्वी को बना लिया। अब यहां कहानी क्या है, अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी को अगर मैं दो बराबर भागों में बांटूं, पृथ्वी को अगर दो बराबर भागों में बांटूं तो क्या खींच दूंगा? 0 डिग्री। क्या खींचेंगे दोस्तों अपन? 0 डिग्री। तो यहां मैंने मान लो कि ये 0 डिग्री खींच दिया और 0 डिग्री को आपने भूमध्य कह दिया। 0 डिग्री को ही मैं विषुवत कह सकता हूं, विषुवत कह सकता हूं, और 0 डिग्री को ही 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकता हूं, 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकता हूं। तीनों एक ही नाम है। और पृथ्वी को अगर दो बराबर भागों में बांटना है तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। लेकिन जब आप भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ चलते हो तो इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं और इसे साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। लेकिन यहीं पर एक रेखा और आती है दोस्तों जिसे आप 23.5 डिग्री कहते हैं, और यहीं नीचे की तरफ भी एक और रेखा आती है जिसे आप 23.5 डिग्री कहते हैं। लेकिन बात यह है कि ऊपर वाली रेखा को कहा गया है कर्क रेखा और जस्ट नीचे वाली रेखा को कहा गया है मकर रेखा। क्या कहा गया दोस्तों? मकर रेखा। अब कहानी यह है कि कर्क रेखा से लगा करके, कर्क रेखा से लगा करके मकर रेखा तक, कर्क रेखा से लगा करके मकर रेखा तक का ये जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों उष्ण, है ना, बड़े में लिख रहा हूं मैं, आपको समझना है इसे। इसे कहते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। लेकिन जब आप नीचे की तरफ चलेंगे तो यहां 66.5 डिग्री है। कितना डिग्री दोस्तों? 66.5। फिर ऊपर भी चलेंगे तो यहां भी 66.5 डिग्री है। अब कहानी यह है कि जब आप 23.5 डिग्री से 66.5 के बीच में होंगे तो इसे कहते हैं दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध। क्या कह दोगे? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और नीचे भी सेम होगा, शीतोष्ण कटिबंध, इंग्लिश में कह दोगे टेम्परेट जोन। क्या कह दोगे? टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ऊपर वाले को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ये दोनों ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। फिर ऊपर चलोगे तो नाम मात्र बिंदु है 90 डिग्री अक्षांश, और यहां भी नाम मात्र डिग्री है दोस्तों 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। इस जोन को क्या कहते हैं? तो इस जोन को कहते हैं कोल्ड जोन, शीत कटिबंध। क्या कह दोगे? शीत कटिबंध। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? तो ऊपर वाले भाग को भी शीत कटिबंध कहते हैं। इस प्रकार आप इन तीन अलग अलग जोन को समझ सकते हैं। इंग्लिश में कहोगे पहले वाले को, ये वाला जो है पहला, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल। क्या कह दोगे? ट्रॉपिकल। दूसरे वाले को कह दोगे, दूसरे वाले कह दोगे टेम्परेट। क्या कह दोगे दोस्तों? टेम्परेट, टेम्परेट, टेम्परेट। और तीसरे वाले को कह दोगे कोल्ड जोन या फ्रीजिड जोन, कोल्ड जोन या फ्रीजिड जोन। अब हम चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय पर्वतमाला को किससे विभाजित किया गया है? हिमांचल, सह्याद्री, शिवालिक, हिमांचल, हिमाद्री, शिवालिक, हिमाद्री, विंध्य, शिवालिक, या सतपुड़ा, सह्याद्री, हिमाद्री। क्या सही आंसर होगा? जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं फटाफट दोस्तों क्लास को एक बार लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर भी कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त इस क्लास का लाभ ले सके। फटाफट से मेरे प्यारे साथियों शेयर कर दो। अब देखो बात किसकी हो रही है? हिमालय की। अब यहां पर आपको कोई एक सही आंसर बताना है और मैं थोड़ा सा हिमालय पे चर्चा कर लेता हूं।
किस पर चर्चा करें दोस्त अपन? हिमालय पर। अब आपको ये पता है कि जो हिमालय है दोस्तों, इस हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हो, हिमालय का निर्माण कैसे हो। तो आपको पता होगा कि हिमालय का जो निर्माण है वो दोस्तों, एक हिमालय का जो निर्माण है वो प्रायद्वीपीय भाग, भारत के प्रायद्वीपीय भाग के एशिया भाग से टकराने से हुआ। मान लो एशिया वाला पार्ट है, ये आपका भारत वाला भाग है, और अगर इसको आप समझ सकते हो तो मैं बता रहा हूं, यहां पर अफ्रीका वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है दोस्तों? अफ्रीका वाला हिस्सा है। अब कहानी यह है कि ये जो प्रायद्वीप वाला भाग है भारत का, ये कुछ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया, बढ़ता गया और एक समय बाद जाके टकराया, यहां टकराया। कहां टकराया? एशिया वाले भाग से। तो जब ये दोनों प्लेटें टकराई, जब ये दोनों प्लेटें आपस में बहुत तेज टकराई, तो यहीं पर हिमालय की उत्पत्ति हो गई। कौन से माउंटेन की उत्पत्ति हुई दोस्तों? यहां पर खड़ा हो गया हिमालय। कौन सा पर्वत? हिमालय। और जब हिमालय की उत्पत्ति हो गई, जब हिमालय की उत्पत्ति हो गई, तो हिमालय को कहा गया क्या? हिमालय को कहा गया वलीत पर्वत। क्या कहा गया? वलीत पर्वत। कितने प्लेटों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है? दो। एक है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट कह लो, और एक है अपना इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के दोनों के प्लेट विवर्तन के खिलाफ, प्लेट विवर्तन क्रिया से, और प्लेट विवर्तन क्रिया से किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का। आज जहां हिमालय खड़ा है वहां पहले, आज जहां हिमालय खड़ा है वहां पहले एक सागर हुआ करता था, और उस सागर को टैथिस सागर कहते थे। उस सागर को क्या कहते थे दोस्तों? टैथिस। तो जहां आज हिमालय है वहां पहले कभी टैथिस सागर हुआ करता था। हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुआ है, जिसमें एक यूरेशियन प्लेट है और एक इंडियन प्लेट है। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है प्यारे साथियों? तो आगे बढ़ाता हूं। आगे देखो, अब यहां कहानी क्वेश्चन, हिमालय पर्वतमाला को किससे विभाजित किया गया है? तो भैया हिमालय पर्वतमाला को अलग अलग श्रेणियों से विभाजित किया गया है। कौन कौन सी वो श्रेणियां हैं जिसमें हिमालय को विभाजित करती है? तो दोस्तों चार श्रेणियां हैं। कौन सी श्रेणी है? चार। एक को कहते हैं ट्रांस हिमालय, एक को कह देते हैं आपका लघु हिमालय, मध्य हिमालय। इसको भी यहां समझाता हूं, आपको एक ही बार में हिमालय पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, हिमालय के चार हिस्से हैं। हिमालय के दोस्तों चार हिस्से हैं। एक हिमालय को ट्रांस हिमालय कहते हैं। दूसरे हिमालय को आप कहोगे क्या? तो दूसरे हिमालय को कह देते हैं हम वृहत या ग्रेट हिमालय। तीसरी रेंज को कह देते हैं हम मध्य या लघु हिमालय, मिडिल हिमालय। और चौथी रेंज को कह देते हैं दोस्तों शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय कह देते हैं। अब जो सबसे ऊपर है इसे कहते हैं ट्रांस। क्या कहते हैं? ट्रांस, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। यह है आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा हिस्सा है? ट्रांस हिमालय। बीच में है ग्रेट हिमालय। कौन सा हिमालय है? ग्रेट हिमालय, जिसे वृहत या महान हिमालय कह देते हैं। और नीचे है दोस्तों मिड हिमालय, और ये जो मिड हिमालय है, मध्य हिमालय है, इसी को लघु हिमालय भी कह देते हैं। और लास्ट में है आउटर हिमालय, जिसे बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय कह देते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय कह देते हैं। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हिमालय के चार हिस्से हैं। सबसे ऊपर हिमालय का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसे आप ट्रांस कहेंगे। ट्रांस के बाद आता है सीक्वेंस में वृहत, वृहत के बाद आता है मध्यम, मध्यम के बाद आता है बाह्य। अब कहानी यह है कि ये जो ट्रांस हिमालय है इसका हिस्सा कौन कौन है? तो दोस्तों आपने पर्वत पढ़ा होगा काराकोरम। क्या पढ़ा होगा? काराकोरम। आपने एक पर्वत का नाम सुना होगा लद्दाख। आपने एक पर्वत का नाम सुना होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कौन सा पर्वत? जास्कर। आपने एक पर्वत का नाम सुना होगा कैलाश माउंटेन। कौन सा? कैलाश माउंटेन। ये सभी किसका हिस्सा है? ये है पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। किसका हिस्सा है? पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय।
अगर आपसे कोई कह दे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश पर्वत, ये सब किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। लेकिन आपसे ऐसा कोई कह दे कि बता भाई त्रिशूल, कौन सा पर्वत? त्रिशूल। त्रिशूल के बाद है आपका नंदा देवी, नंदा देवी। फिर है दोस्तों कामेत, कामेत। फिर है आपका बंदर पूंछ, बंदर पूंछ। फिर दोस्तों इसी में आ जाएगा यमुनोत्री, यमुनोत्री। इसी में आ जाता है आपका गंगोत्री। इसी में दोस्तों आ जाएगा आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा। और इसी में आ जाता है माउंट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये सब किसके हिस्से हैं? इसी में आ जाता है मकालू, और लिख देता हूं मकालू। इसी में है मनसालू, मनसालू। ये सभी पर्वत किसका हिस्सा है? ये सब वृहत हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों? वृहत हिमालय का हिस्सा है। लेकिन जब आप बात करें मध्य हिमालय की, तो यहां आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझना है। इसमें आता है पीर पंजाल। क्या आएगा? पीर पंजाल। तो पीर पंजाल नाम का जो पर्वत है, और आपका धौलाधर, धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर। तो पीर पंजाल और धौलाधर नाम के जो पर्वत है वो किसमें आते हैं? मध्य हिमालय में। इसके अलावा मसूरी, मसूरी, शिमला, नैनीताल, मसूरी, शिमला, नैनीताल, धर्मशाला, डलहौजी, रानीखेत, ये भी किसमें आता है? तो ये सब मध्य हिमालय का हिस्सा है। और लास्ट में हम पहुंचे बाह्य हिमालय में। तो बाह्य हिमालय का हिस्सा है आपका नामचा बरवा पहाड़ी, नामचा बरवा पहाड़ी, नामचा बरवा पहाड़ी। दून द्वार, दून और द्वार किसका हिस्सा है? ये सब शिवालिक का हिस्सा है। और दोस्तों ये नवीनतम भाग है। ये कैसा भाग है? नवीनतम भाग है। तो सबसे बड़ा, बड़ा भाग और सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? ये। और सबसे प्राचीन हिस्सा कौन सा है? तो प्राचीन हिस्सा है दोस्तों ट्रांस हिमालय। इस प्रकार आप हिमालय को कितने प्रकार से पढ़ सकते हो? 4। समझ में आ रही बात? तो हिमालय को आप 4 प्रकार से पढ़ सकते हो। ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। और 4 में क्या क्या आता है मैंने पूरा लिख दिया है कि त्रिशूल, नंदा देवी, कामेत, बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब लिख दो वृहत हिमालय में। फिर आपसे पूछे कि मसूरी, नैनीताल, है ना, मसूरी, नैनीताल, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, रानीखेत, ये सब किस में आता है? ये इसमें आता है। क्या क्या आ जाएगा इसमें? मसूरी, मसूरी। इसी में आता है नैनीताल, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, रानीखेत, डलहौजी, 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 मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, शिमला, शिमला, धर्मशाला, ये सब किस में आता है? आपके मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय में ही पड़ेगा आपको सोनमर्ग। क्या पड़ेगा? सोनमर्ग। तो अगर आप सोनमर्ग घूमने जाने चाहते हैं तो सोनमर्ग जाओ चाहे गुलमर्ग जाओ, सोनमर्ग जाओ चाहे गुलमर्ग जाओ। ये कौन सी क्षेत्र श्रेणी में आपको मिलेंगे? मध्य हिमालय में। इतनी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केवल हिमालय के परिदृश्य से इतना नहीं है, और भी बहुत सारी चीज है, पर अभी आज के लिए इतना बहुत है। आगे देखो, अब राइट आंसर क्या लिखा है? तो ये रहा हिमाद्री शिवालिक, हिमाद्री और शिवालिक। ठीक है, तो बताओ दोस्तों, डेटा आपको भर भर के मिलेगा। क्वेश्चन भले ही कम हो जाए, मान लो कि क्वेश्चन नंबर आप कुछ भी हो जाए, लेकिन जब आप नंबर आप क्वेश्चंस की डिटेल देखोगे तो जितने क्वेश्चन होंगे उसके 10 गुना, 10 भी नहीं, कम से कम 30 गुना कर लो, इतना आपको डिटेल मिलेगा। अगर मान लो 5 क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन में 5 ही आंसर, नहीं, 5 का 10-20 गुना कर लो। मतलब 5 क्वेश्चन में आपको कम से कम 200 आंसर मिलेंगे, इतना आपको डिटेल मिलेगी। आगे देखो, बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत के किस भौगोलिक विशेषता का हिस्सा है? बताइए भैया। तटीय मैदान, या प्रायद्वीपीय मैदान, या उत्तर के मैदान, या हिमालय पर्वत? बताइए भैया, बुंदेलखंड और बघेलखंड किसका हिस्सा है? फटाफट आंसर लगाइए। अब कहानी यह है कि अगर आप पढ़ते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, प्रायद्वीप, है ना, क्या पढ़ोगे आप? प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय पठार के अलग अलग हिस्से, प्रायद्वीपीय भाग के अलग अलग हिस्से कैसे? तो देखो,
प्रायद्वीप के अलग अलग हिस्से हैं। कैसे हिस्से हैं तो समझो, एक भाग को आप कहोगे मध्य उच्चवर्ती, मध्य उच्चवर्ती पठार, सेंट्रल हाईलैंड प्लेटिंग, और इसी में आता है दोस्तों अरावली। इसी में क्या आता है? अरावली। इसी में आता है मालवा, इसी में आता है बुंदेलखंड, और इसी में आता है बघेलखंड, और इसी में आता है मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार आता है? मेवाड़ का पठार। तो ये जो प्रायद्वीप है उसका ये एक भाग है, और एक भाग में ये सब चीजें आती है, चाहे अरावली हो, मालवा हो, बुंदेल हो, बघेल हो या मेवाड़ हो। ठीक है, ये किसमें आता है? आपका सेंट्रल हाईलैंड में। लेकिन जब आप दक्कन के पठार की बात करते हो, किसकी बात करते हो? प्लेट्यू ऑफ डेक्कन, और दक्कन के पठार का हिस्सा है महाराष्ट्र का पठार। अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र का जो पठार है वो किसका हिस्सा है, तो आप कहना दक्कन का। अगर आपसे कोई पूछे कर्नाटक का जो पठार है वो किसका हिस्सा है, तो आप कहना दक्कन का। अगर आपसे कोई कहे तेलंगाना का पठार किसका हिस्सा है, तो आप कहना दक्कन के पठार का। लेकिन जब आपसे कोई कहे कि बता भैया पूर्वी पठार क्या है, पूर्वी पठार, तो आप कहना छोटा नागपुर। कौन सा? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का जो पठार है वो पूर्वी पठार का हिस्सा है। इसी का पूर्वी हिस्सा, इसी छोटा नागपुर का ही पूर्वी हिस्सा है मेघालय का पठार। का है? मेघालय का पठार। मेघालय का पठार इसी का पूर्वी भाग है, इसी का क्या है? पूर्वी भाग है। फिर आता है दंड कारण्य का पठार, और दोस्तों दंड कारण्य का पठार भी पूर्वी पठार का हिस्सा माना जाता है। फिर इसी प्रायद्वीपीय भाग में आता है पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट, और इसी प्रायद्वीप में आता है पूर्वी घाट। कहने का मतलब यह है कि भारत का सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है प्रायद्वीप, और प्रायद्वीप का मतलब होता है वह जमीनी भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। तो जो तीन तरफ से जल से घिरा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में भी क्या क्या आता है वो ये इसमें लिखा है कि आपका मध्य उच्चवर्ती पठार, दक्कन का पठार, पूर्वी पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब मिलकर प्रायद्वीप बनाते हैं, और इनकी सबकी अपनी अपनी विशेषता है। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है दोस्तों, आपको मैं यहीं तक रोकता हूं। अब बात हो रही है यहाँ पे बुंदेलखंड और बघेलखंड की, तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। बुंदेलखंड का जो पठार है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राचीन पठार के रूप में माना जाता है। यहाँ आपको ग्रेनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रेनाइट मिल जाएगा। यहीं पर आपको नीस चट्टाने मिल जाएगी। कौन सी चट्टाने मिल जाएगी? नीस चट्टाने मिल जाएगी। और इसी में आता है सिद्ध बाबा चोटी, इसी में आता है सिद्ध बाबा नाम की एक पिक। तो सिद्ध बाबा नाम की चोटी इसमें फेमस है, जो 1172 मीटर ऊंची है। ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार। क्या आंसर लगा दोगे दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार। यहां तक क्लियर? और आगे देखो, आगे चलना है। भारत की नदियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताओ भैया, कथन गलत बताना है। महाद्वीप महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा से होता है क्या? कृष्णा नदी का उद्गम सह्याद्री के महाबलेश्वर के समीप से होता है क्या? कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोगाहू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है क्या? गोदावरी नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर से निकलती है। बताओ भैया, छठवां क्वेश्चन है, और इसमें यह बताया गया है कि कोई एक गलत है, और आपको पता है इसका बहुत इजी आंसर है, आप आराम से लगा सकते हो। बताओ भैया। अब यहां अगर मैं महानदी की बात करूं तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। कृष्णा नदी सह्याद्री महाबलेश्वर से निकलती, बिल्कुल सही बात है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोहाग के ब्रह्मगिरी से होता, बिल्कुल सही बात है। तो जब तीनों सही हैं तो चौथा तो गलत होगा ही सही, और चौथा ही गलत है। चौथा क्या है दोस्तों? गलत है। क्यों गलत है? गलत होने का कारण है। क्या कारण है तो देख लो। कारण यह है, कारण यह है कि जो गोदावरी नदी है उसको अगर आप मैप में कुछ इस प्रकार से देखोगे, गोदावरी नदी के बारे में अगर आप मैप में देखते हैं तो यहां से आपको ऐसे कुछ गोदावरी नदी निकलते उद्गमित होते दिखाई देगी, और यहां जाके कुछ ऐसे गिर जाती है, डेल्टा बना देती है।
तो नदी का नाम है गोदावरी नदी, नदी का नाम है गोदावरी नदी। अब बात यह है कि गोदावरी जो नदी है इसका उद्गम कहां से हुआ, तो वहां क्या बता दिया, मध्य प्रदेश के जबलपुर से बताया गया ऑप्शन में, जो कि गलत है। उद्गम जो होता है वो होता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नासिक, नासिक में त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। कौन सा पर्वत है दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर। और त्र्यंबकेश्वर पर्वत से कौन निकल रही है, गोदावरी। गोदावरी का जो बेसिन है, गोदावरी का जो बेसिन है वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के साथ साथ इसका बेसिन कर्नाटक में बन जा, बेसिन की बात हो रही है, साथ ही साथ इसका बेसिन तेलंगाना में है, इसका थोड़ा बेसिन छत्तीसगढ़ में है, इसका बेसिन है आपके आंध्र प्रदेश में, और जाके गिरा दो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ ले जाके गिरा दो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। जब गोदावरी नदी बहेगी तो यह प्रायद्वीप में बहने वाली, प्रायद्वीप में बहने वाली, प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुला इंडिया जो तीन तरफ से पानी घिरा हो, प्रायद्वीप में सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है कौन, गोदावरी। कितनी लंबी है भैया, 1465 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। क्या है, तो इसे दक्षिण भारत, इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानते हैं। इसी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों गोदावरी नदी पर आपको कई सारे बांध मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, बांध। कौन कौन से बांध है, एक है जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना है, गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी पर ही आपको, गोदावरी नदी पर ही आपको पोचम पाट, पोचम पाट नाम का बांध मिल जाएगा। गोदावरी नदी पर ही आपको मच्छकुंडा डैम मिल जाएगा। कौन सा बांध देखने को मिल जाएगा, मच्छकुंडा। फिर वहीं अगर आपसे कोई पूछ ले कि गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन है, तो दोस्तों गोदावरी की अगर सहायक नदी की मैं बात करूं तो गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा, गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा। एक है पेनगंगा, एक है बेनगंगा, एक है इंद्रावती, एक है मंजीरा, मंजीरा। एक नदी है दोस्तों पेंच, तो एक है आपकी प्राणहिता, प्राणहिता। तो एक है आपका सबरी, सबरी। कौन सी नदी है दोस्तों, सबरी, है ना। और एक है प्रवरा, प्रवरा। ये कुछ नदियां हैं जो सीधे सीधे गोदावरी में जाके मिल जाती है। इतनी सारी चीजें अगर आपने याद कर ली तो समझ लो आपका काम हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये पूरा का पूरा गोदावरी नदी के बारे में है, एक ही बार में पूरा कंसेप्ट गोदावरी पर है। तो दोस्तों गोदावरी निकलती कहाँ से है, कितनी जगह बहती है, कितने किलोमीटर बहती, क्या बोलते हैं, कौन से बांध है, कौन सहायक नदियां, सब लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपको गोदावरी के बारे में क्लियर करता है। आगे चले, डी राइट आंसर लगाते हुए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है पूछ रहा है, तो बताओ भैया कौन सी ऐसी परियोजना है जो उत्तराखंड में होगी। ऑप्शन में है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, या चमेरा। कहां होगा दोस्तों और कौन सा होगा उत्तराखंड में, फटाफट से आंसर लगाइए, आपके आंसर का इंतजार है। और जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं आपको डेटा भर भर के मिलेगा, आप तो बस पढ़ो। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में पूरा भर के डेटा मिलेगा, आप तो बस पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो देखो, और फटाफट से जो है क्लास को आप दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक का बटन ठोक दो दोस्तों। चलो देखो कहानी यहाँ क्या है, तो यह कहानी है बांध की। और दोस्तों बांध है यह कहाँ, तो ये बांध आपको मिलेगा लगभग लगभग भागीरथी और भीलांगना के संगम पर ही मिलेगा। लेकिन मेनली जो है भीलांगना का नाम कम आता है, भीलांगना का नाम ना आते हुए मेनली भागीरथी, किसका नाम आ जाता है, भागीरथी का।
कि ये जो डैम है ये किस नदी पर बना होगा, भागीरथी पर। दोस्तों टिहरी जो है यह एक बांध है, और टिहरी बांध इसलिए नाम टिहरी है क्योंकि ये उत्तराखंड के टिहरी डैम में ही है, सॉरी टिहरी जिले में ही है। कहां पर लोकेटेड है? टिहरी जिले में। क्या इंपॉर्टेंट है सर? तो इंपॉर्टेंट ये है कि इस बांध को बनाने के लिए जांच की गई। क्या की गई? जांच की गई, और जांच की गई थी 1961 में। आधिकारिक तौर पर यहां की जांच की गई कि क्या बांध बनाया जाना चाहिए, तो जांच हुई। फाइनली निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, और दोस्तों कार्य प्रारंभ होता है 1978 में। 1978 में इसी प्रगति से बांध पूर्ण भी होता है, और बांध को कंप्लीट होने में समय लगता है क्योंकि बीच में कई सारे विवाद उत्पन्न होते हैं। और दोस्तों फाइनली 2006 में बांध बन के तैयार हो जाता है। जब बांध बन के तैयार हो जाता है तो यह रिकॉर्ड कायम करता है, और रिकॉर्ड यह है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा, और भारत का पूछे सबसे ऊंचा बांध कौन, तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी है। 260.5 मीटर ऊंचा है। 260.5 मीटर ऊंचा बांध है टिहरी बांध। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और राइट आंसर टिहरी होगा। कोयन्ना महाराष्ट्र में है, शरावती कर्नाटक में है। आगे चलें तो अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को के रूप में जाना जाता है? बांगर, रेगुर, मरणमयी या खद्दर? बताओ जरा, पुरानी जलोढ़ को आप किस रूप में जानेंगे? और यह क्वेश्चन आपका आ चुका है 8वें नंबर का। फटाफट से आंसर लगाइए। चलो ज्यादा समय नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी आंसर लगा, और जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करना है। और मैं आपको लगाता हूं, अगर बात करें जलोढ़ की, कौन से मिट्टी की? जलोढ़। तो जलोढ़ जो मिट्टी है दोस्तों वो भारत में मृदा का सबसे बड़ा वर्ग है। सबसे बड़ा वर्ग है। सबसे बड़ा वर्ग है मिट्टी का, सबसे बड़ा वर्ग है। वर्ग है कितना? 40 से 43% एरिया पर है। कितने भूभाग पर फैली मिट्टी है? इस प्रकार से। सर्वाधिक सॉरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। वहीं बात करें दोस्तों तो जलोढ़ जो है, जलोढ़ जो मिट्टी है यह 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार। एक है आपका बांगर जलोढ़, बांगर जलोढ़। तो एक है दोस्तों खादर जलोढ़, खादर जलोढ़। क्या है बांगर और खादर? बांगर खादर का मतलब यह है कि बांगर जो है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ है, जो पुरानी जलोढ़ के रूप में विकसित हो चुकी है, और इसमें उत्पादन क्षमता भी क्या हो चुकी है? कम। तो यहाँ उत्पादन क्षमता इसकी क्या हो गई है? कम। तो बांगर जो होती है वो कम उपजाऊ होती है, पुरानी होती है। जबकि मैं खादर की बात करूं तो खादर को आप नवीन जलोढ़ कहेंगे, खादर को आप न्यू एल्यूवियल सॉइल कहेंगे, और इसका उत्पादन उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है, इसका फर्टाइल पावर भी अधिक होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहां आपसे क्या पूछा? पुरानी। तो पुरानी कौन होगी? बांगर होगी। पुरानी कौन होगी? बांगर होगी। रेगुर क्या है? तो रेगुर काली मिट्टी है। रेगुर कौन है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को आप क्या कह दोगे? रेगुर कह दोगे। क्लियर दोस्तों यहां तक? और आगे चलो। भारत के झारखंड, बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र, गोंडवाना कोयला क्षेत्र में आता है मनाली घाटी, दामोदर घाटी, और देहरादून घाटी, या कावेरी बेसिन? क्या सही आंसर होगा? बहुत ही इजी आंसर है। दामोदर घाटी का जो कोयला बेल्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट बेल्ट माना जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नो का।
अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में कूच बिहार निम्न में से किस उद्योग के लिए फेमस है? आंसर लगाओ दोस्तों 10वें का आंसर क्या होगा? कूच बिहार किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र के लिए, रेशम के लिए, पेट्रोल के लिए या कांच उद्योग के लिए? और अगर आप यहां सही आंसर लगा सकते हैं तो आप बिल्कुल राइट आंसर लगा सकते हैं 10वें क्वेश्चन का। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार फेमस है दोस्तों सिल्क इंडस्ट्री के लिए। किसके लिए फेमस है? सिल्क इंडस्ट्री के लिए फेमस है, आपके रेशम उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त की पुत्री का नाम बताइए। बताओ दोस्तों, चंद्रगुप्त की बेटी का नाम क्या? अब ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है, चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है। बताओ जरा। तो देखो, बात हो रही है गुप्त वंश की। किनकी बात हो रही? गुप्त वंश। और गुप्त वंश का संस्थापक आपको भी पता है, गुप्त वंश का संस्थापक है श्री गुप्त। और श्री गुप्त के बाद आता है घटोत्कच, घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आएगा? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आ जाएगा बताइए जरा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ही आता है समुद्रगुप्त। कौन आ जाएगा? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का ही उत्तराधिकारी है चंद्रगुप्त सेकंड। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त सेकंड। अब कहानी यह है कि जो चंद्रगुप्त है, कौन है? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त के पिता कौन है? तो चंद्रगुप्त के पिता तो समुद्रगुप्त है। कौन है? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की माता कौन है? चंद्रगुप्त की माता कौन है? तो इनकी जो माताजी है वो कौन है? इनकी जो माताजी है दोस्तों, वो है आपका दत्त देवी। कौन है? दत्त देवी। चंद्रगुप्त की पत्नी कौन है? चंद्रगुप्त की पत्नी है ध्रुव देवी। ध्रुव देवी। चंद्रगुप्त का बेटा कौन है? तो बेटा है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त की पुत्री कौन है? तो पुत्री है प्रभावती। प्रभावती गुप्त। कौन है? प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त का विवाह किससे होता है? तो विवाह होता है वाकटाक वंश में। और वाकटाक वंश का राजा है, और वाकटाक वंश का राजा है रुद्रसेन। 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 और रुद्रसेन सेकंड से विवाह होता है। विवाह होता है किसका? प्रभावती का। ये आपको याद रखना है। तो यहां राइट आंसर आप क्या लगा देंगे? प्रभावती गुप्त। ठीक है, प्रभावती गुप्त राइट आंसर होगा। आगे चलें। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण राजा प्रथम ने कराया था? देखो भैया, आंसर अगर मैं कहूं तो सभी मंदिर तमिलनाडु में ही है। सभी मंदिर तमिलनाडु, बिल्कुल आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है बृहदीश्वर मंदिर। कौन सा है? बृहदीश्वर मंदिर। इसका निर्माण चोल राजा राज राजा प्रथम ने करवाया था। कब कराया था? 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में। 1003 से आपका 1010 ईस्वी के बीच में ये मंदिर कावेरी नदी कावेरी नदी के दक्षिण तट पर है। दक्षिण तट पर है और द्रविड़ शैली में बना है। द्रविड़ शैली में बना मंदिर। द्रविड़ शैली में बना है। कौन से शैली में बना है भैया? द्रविड़ शैली में बना है। और इसी मंदिर को तंजाई पेरिया, इसी मंदिर को तंजाई
तंजाई पेरिया। इसी मंदिर को दोस्तों तंजाई पेरिया कोविले कहते हैं, कोविले मंदिर या बड़ा मंदिर, बड़ा मंदिर भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा दोस्तों डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो यहां तक कहानी क्लियर है। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना बहुत होगा। मेरे ख्याल से आपको मैं होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन ये जो कि आपका होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन फिर दे देता हूं, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। और एक ये क्वेश्चन है दोस्तों जो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। रक्षाबंधन का धमाकेदार ऑफर आप इस कूपन की सहायता से ऑफर ले सकते हैं। 8 से 12 अगस्त ऑफर है धमाकेदार। ये एमपीटीईटी के लिए और ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए आप जो है जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप एमपीटीईटी वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 प्रैक्टिस बैच का फायदा ले सकते हैं। यहां आप ऑनलाइन बैच का फायदा भी ले सकते हैं। टेस्ट वर्ग 3 के, चाहे वर्ग 3 की बुक का कॉम्बो हो, आप बुला सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये 16वां क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये नहीं करना है, हमारे पास टाइम नहीं बचा इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये सभी रक्षाबंधन के ऑफर मैंने आपको बताए हैं, ठीक। साथ ही साथ मैथ्स के लिए धमाकेदार बुक आप खरीद सकते हैं। इसी के अलावा आप व्यापम फाउंडेशन का भी दोस्तों कोर्स खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। कोई भी बुक मंगाना है तो आप पब्लिकेशन को जरूर जो है डाउनलोड कर ले, और कोई ऐप से आप कोर्स खरीद सकते हैं और पब्लिकेशन वाले ऐप से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास से जुड़ने के लिए। आगामी फिर हम नई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।